चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कोर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो हमारा जो पूरा फिजिक्स है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपका जो यूनिट्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे यूनिट हैं एंड देन आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तीन बड़े यूनिट है जिसमें पूरा कोर्स डिवाइडेड है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें आपका पूरा का पूरा बुक 1 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। लाइक अगर हम पहला चीज देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो वर्ड स्टैट्स का मतलब होता है स्टेशनरी। मतलब इसमें हम पूरा चीज जो पढ़ेंगे वो स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए दो चीजें हमें पढ़ना है, एक फील्ड पढ़ना है और देन हमें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है। दो चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टेशनरी चार्ज की वजह से होता है। इससे हमें ये समझ में आता है क्योंकि स्टेट्स मतलब स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के जितने भी इफेक्ट हैं वो सारे हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। पोटेंशियल यानी स्टेशनरी चार्ज की वजह से आता है। देन अगर चार्ज मूव करने लगे तो क्या चीज होगा वो हम देखेंगे अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद वो जो मूविंग चार्ज है उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेसिकली स्टेशनरी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे एंड देन मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मैग्नेट से भी प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा एंड अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है वो चीज हम देखेंगे। देन आपका क्या कोई तरीका है जिससे हम मूविंग चार्ज को प्रोड्यूस कर सके, मतलब जैसे जनरेटर जो काम करता है तो वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ध्यान दीजिएगा आपके घर में जो सप्लाई आता है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का आता है, एसी आता है आपके घर में जो सप्लाई आता है। तो ये डिटेल में देखेंगे। और पहले जो आपने करंट पढ़ा है ये डीसी है। आपने पहले भी क्लास 10th वगैरह में जो करंट पढ़ा है वो मोस्टली आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे पहली बार डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद अगला यूनिट आपका ऑप्टिक्स है। इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसका वेटेज जो है वो अराउंड 15 मार्क्स है, अराउंड 15 मार्क्स है। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। दो चैप्टर है, थोड़ा रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है तो ओवरऑल ये यूनिट बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला यूनिट जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं। एक है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बता दूं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, एक ही बार मिला हुआ, E = mc² के लिए नहीं मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, उसको हम लोग देखेंगे। एंड देन मैटर वेव्स पढ़ेंगे हम लोग ड्यूअल नेचर के अंदर। और दूसरा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। एटम्स एक अलग चैप्टर है और न्यूक्लियाई एक अलग चैप्टर है। इसको मैंने एक मान रखा है बट मतलब एक में डाल दिया है, बट ये दोनों अलग अलग चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज के डेट में काफी ज्यादा यूज होते हैं तो इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। एंड देन एक और चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, एनसीईआरटी में अभी भी दिया हुआ है। ठीक है, वो चैप्टर आपका ओमिट हो रखा है, सीबीएसई से भी और जेई से भी ओमिट हो रखा है। उसके बाद जेई के जितने भी टॉपिक्स है और क्वेश्चंस, देखिए जेई में मोस्टली जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स है, कुछ एडिशनल एक दो चीजें हैं बट जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा मिसलेनियस में थोड़ा डिफिकल्ट सा बना के देते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग जैसे हर एक यूनिट के बाद पढ़ेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया तो उसके जेई के क्वेश्चन हम लोग उसके बाद देखेंगे, कंप्लीट करने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करने के बाद, सीबीएसई सिलेबस से कंप्लीट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो स्टैट्स मतलब कि स्टेशनरी चार्ज से डील करता है, चार्जेस एट रेस्ट से डील करता है, उससे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं। ठीक है ना। और आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, मतलब चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वेटेज है। ठीक है, मतलब उससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो 5 स्टार वेटेज जहां भी दूंगा आप समझिए 95% चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में पक्का। तो काफी डिटेल में देखेंगे उससे हम लोग। और अगला चैप्टर जो होगा वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जब आएगा तो देखेंगे। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या चीज होता है। तो चार्ज
देखिए चार्ज को तो हमने अभी थोड़ा बेसिकली समझ ही लिया। चार्ज अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और अगर मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सा टर्म है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है। ये इसका डेफिनेशन होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब समझते हैं कि अगर बॉडी चार्ज क्या होता है। चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं यानी कि अनचार्ज बोलते हैं, तो क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज। अगर कोई बॉडी अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जीरो चार्ज है। अनचार्ज का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं दिया गया है। अनचार्ज या न्यूट्रल चार्ज का मतलब ये हुआ उसके पास चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन बराबर मैग्नीट्यूड का। जैसे एक बॉडी है और इस बॉडी पे अगर 5 पॉजिटिवली है, 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिवली चार्ज है, तो इसे हम अनचार्ज्ड कहेंगे, ठीक है, या न्यूट्रल कहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आप दे सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, अब अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज जो है वो कम हो गया, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। और उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और आपने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। अगर आपने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया तो उसके पास टोटल चार्ज जो है वो 6 हो गया। मतलब क्या हुआ, आपका ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो यही बात बताया हुआ है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नेगेटिवली हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल हो गया। सो आगे देखते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए मैंने बताया कि चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब 11th में आपने पढ़ रखा होगा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। 11th का याद तो होगा नहीं, खैर, है ना। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है तो चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, और चार्ज को मेजर कर सकते हैं तो इसका SI यूनिट होना चाहिए। तो SI यूनिट इसका कूलम होता है, C से इंडिकेट करते हैं। कूलम जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे दिया गया है। इसका CGS यूनिट जो है वो ESU या स्टेट कूलम होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁸ स्टेट कूलम के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको 1 मार्कर के लिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो जैसा कि आपने क्लास 8 10th में भी पढ़ा होगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग में एक मेथड पढ़ा होगा रबिंग बाय फ्रिक्शन। यहां पे हम लोग 3 मेथड देखेंगे। एक तो है आपका बाय रबिंग जो आप पहले से पढ़ते आए हो, बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। अगर 2 बॉडी को रब करते हैं तो एक से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका कंडक्शन। ये क्या चीज होता है ये देखेंगे हम लोग, कंडक्शन। और तीसरा है आपका इंडक्शन। इंडक्शन, ये तीनों मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे होगे वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। तो पहला चीज है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग में बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूं बाय फ्रिक्शन क्या होता है। अगर आप 2 बॉडी को रब करते हो, देखिए 2 बॉडी को ऐसे ऐसे आपने रब किया, ये अलग अलग बॉडी, 2 बॉडी को ऐसे ऐसे रब किया, तो रब करने पे आप क्या कर रहे हो, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगा तो वो एनर्जेटिक हो गया। एनर्जेटिक हो गया तो क्या होगा, बाहर जम कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं जाएगा ना, एक से इलेक्ट्रॉन जंप किया तो दूसरे में चला गया। अब जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, अभी अभी हमने देखा। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो
नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि पहले से दोनों न्यूट्रल थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था, दोनों में इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था, बट उनका नंबर बराबर था। जब हमने उसको रब किया तो एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और जो गेन किया वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये आपका मेथड ऑफ चार्जिंग में बाय फ्रिक्शन। इसके अलावा बाय कंडक्शन देखते हैं हम लोग एक एक करके। बाय फ्रिक्शन मैंने आपको समझा दिया, बस इसका नोट्स देख लीजिए। बाय फ्रिक्शन, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड वन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेट्स इलेक्ट्रॉन। अब जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हो जाएगा वन लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। पहले इनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर था, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, जस्ट आप लिख सकते हो, याद रखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट कहां से स्टार्ट होता है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। सो अब आता है अगला मेथड बाय कंडक्शन। तो बाय कंडक्शन क्या है आपका, अगर दो बॉडी को आप फिजिकल कांटेक्ट में रखोगे, अब देखिए इसमें बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडी अनचार्ज हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन अनचार्ज और मान लेते हैं किसी चीज से रब करते हो, जैसे हेयर से रब करते हैं, तो कोई भी चीज जैसे आपका ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ हो गया, तो दोनों अनचार्ज हो तभी भी चलेगा। कंडक्शन में एक बॉडी अगर चार्ज हो तब हो पाएगा, है ना, एक बॉडी चार्ज होना चाहिए। अब एक चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होगा तभी भी चलेगा, और दोनों चार्ज होंगे और डिफरेंटली चार्ज होंगे तभी भी चलेगा। ठीक है, तो समझते हैं क्या चीज है। अगर दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। बेसिकली यहां पे लिखा वर्ड पोटेंशियल, तो डेफिनेशन तो यही है कि अगर दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो होगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। बट सिंस अभी हम लोग पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं, तो अगर बॉडी का साइज आइडेंटिकल है तो ये वर्ड बोल सकते हैं कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडी डिफरेंट चार्ज का है, फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा तब तक जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। बट ये वैलिड है केवल आइडेंटिकल के लिए। अगर अनआइडेंटिकल या किसी भी शेप के लिए है जो यूनिवर्सल है, वो वैलिड है आपका मतलब पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। अब पोटेंशियल जब पढ़ाऊंगा तो फिर से एक क्वेश्चन इस पे देख लेंगे हम लोग, बट फिलहाल मैं आपको आइडेंटिकल बॉडी लेके चलूंगा। तो सिंपल सा फंडा समझिएगा, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ये है जिसका चार्ज है Q और दूसरा बॉडी है आइडेंटिकल बट है अनचार्ज। दोनों का शेप बराबर, मैंने कोशिश किया है बराबर शेप बनाने के लिए। दूसरा है अनचार्ज, उसका चार्ज है 0, 0 लिखा है मैंने। तो अगर आपने इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में किया और कुछ देर तक रखा तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा। कब तक, जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। मतलब कि नया चार्ज कैसा होगा, Q1 होगा और Q1 होगा। ये Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 का वैल्यू सिंपल सा है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2। अगर दो बॉडी है तो, अगर तीन बॉडी है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई 3, मतलब कि Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि Q बाई 2। तो दोनों पे चार्ज Q बाई 2 आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपको मैंने यहीं पे बता दिए, 1 मार्कर क्वेश्चन है। एक और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, टू आइडेंटिकल बॉडी, सॉरी यहां पे वर्ड छूट गया। क्वेश्चन आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी लेके चलेंगे। आइडेंटिकल बॉडी ऑफ चार्जेस Q1 एंड ठीक है Q2 आर केप्ट एट फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए दो चार्जेस हैं Q और 2Q के हैं, तो नेट चार्ज कितना हुआ, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। ये इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज 2Q है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी थे। आपने फिजिकल कांटेक्ट में रखा, ये फिजिकल कांटेक्ट में रख दिया आपने, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट में जब रखा तो मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाने की वजह से इस तरीके से ऐसे कर दिया हूं, आप समझ रहे होगे इसको। जब फिजिकल कांटेक्ट में रखा तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। तो नया चार्ज कितना होगा, दोनों आइडेंटिकल बॉडी, नया चार्ज हो जाएगा आपका Q1 और Q1।
इस Q1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फंडा है, Q1 होगा आपका टोटल चार्ज, मतलब कि Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 2, Q प्लस 2Q बाई 2, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो बॉडीज हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3Q डिवाइड बाई 2, 3Q डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो नेट चार्ज क्या हो गया इनका, फाइनल चार्ज क्या हो गया, 3Q डिवाइड बाई 2। आगे देखते हैं। सो हमने दो मेथड देख लिया, एक है आपका बाई फ्रिक्शन और दूसरा बाई कंडक्शन। तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए जो बाकी जो दो मेथड देखा उसमें बॉडी हमारा फिजिकल कांटेक्ट में था, जैसे बाय फ्रिक्शन तो दो बॉडी को रब करते हैं। अब जब बॉडीज को रब करेंगे तो फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। और दूसरा बाय कंडक्शन, तो बाय कंडक्शन में बोला ही गया था कि दो बॉडी थे डिफरेंट चार्ज के, या एक अनचार्ज एक चार्ज, उसको हम फिजिकल कांटेक्ट में लाते थे। तो बाकी दोनों मेथड में बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में था, लेकिन ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है इसमें बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होता है, इनफैक्ट हम दूर से चार्ज करते हैं। अब ये कैसे होता है समझते हैं। समझिएगा आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, मतलब इसके पास मान लेते हैं कि 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। तो ये अनचार्ज बॉडी है, ये पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसे बॉडी 1 ले लेते हैं, ये बॉडी 1 हो गया हमारा, यहां पे बॉडी 1 दिखा दिया ये। अब आप क्या करते हो, इसके पास एक दूसरा बॉडी क्लोज लेकर आते हो, बॉडी 2। जब दूसरा बॉडी आप क्लोज लेकर आओ, दूसरा बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, आप इसके क्लोज लाते हो। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये इसमें से जो कि अनचार्ज बॉडी है जिसके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज थे, उसमें से नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, सेम चार्ज रिपेल होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर देगा। तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया और ये पॉजिटिव रिपेल हो गया। तो नेगेटिव हमारा अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव रिपेल होगा। तो ये जो नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ है ये इधर आ गया, और ये जो पॉजिटिव इधर रिपेल हुआ है ये इधर गया। अच्छा, जो नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ है ये थोड़ा बंध गया है, तो इसलिए इसे हम बाउंड चार्ज बोलते हैं, बाउंड चार्ज। और ये जो पॉजिटिव रिपेल हुआ है ये इधर है, तो इसे हम फ्री चार्ज बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो, ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब अर्थिंग, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है। इसको डिटेल में हम देखेंगे, अर्थिंग को थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, और जब ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चले जाएंगे, इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज इधर से आकर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, केवल नेगेटिव बचेगा, केवल नेगेटिव बचेगा। अब अगर आपने ये जो बॉडी 2 है इसे आपने हटा लिया दूर लेकर बॉडी 2 को, तो ये नेगेटिव थॉरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपका बॉडी अनचार्ज था, जो बॉडी आपका अनचार्ज था बॉडी 1, वो अब न्यूट्रली चार्ज हो गया, वो अब न्यूट्रली चार्ज हो गया, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो गया, सॉरी। जो बॉडी आपका न्यूट्रल था, अनचार्ज था, वो अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक जो हमने देखा वो तीनों मेथड ऑफ चार्जिंग देख लिया। तो सो बेसिकली अभी तक क्या क्या देखा, चार्ज क्या होता है, उसका यूनिट, और क्या क्या मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे देखेंगे। 3-4 प्रॉपर्टीज है आपका, क्वांटाइजेशन है, एडिटिव नेचर है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है, और एक प्रॉपर्टी है आपका कि अगर बॉडी चार्ज है तो उसका मास जो है मतलब क्या हो सकता है, जैसे नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास बढ़ सकता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो घट जाता है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो है क्वांटाइजेशन। तो थोड़ा क्वांटाइजेशन को समझते हैं, क्वांटाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले क्वांटाइजेशन को आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज करते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं मैं आपको। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर पैकेट में होता है उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आप एक टेनिस बॉल जिसका वेट मान लेते हैं 200 ग्राम का होता है, टेनिस बॉल जिससे आप क्रिकेट भी खेलते होगे, तो आप खरीदने जाते हो और शॉपकीपर को आप बोलते हो कि मुझे आपको आदत है टेनिस बॉल वेट से खरीदना।
तो आप जाते हो और आप बोलते हो कि भैया 400 ग्राम टेनिस बॉल दे देना, तो वो आपको क्या करेगा, 2 टेनिस बॉल दे देगा। आप जाते हो, आप बोलते हो भैया 1 किलो टेनिस बॉल दे दो, तो आपको 5 टेनिस बॉल दे देगा। लेकिन आप जाके उससे बोलोगे भैया हाफ के जी यानी कि 500 ग्राम टेनिस बॉल दे दो, ठीक है। तो अगर आप उससे बोलते हो कि 500 ग्राम टेनिस बॉल दे दो, तो वो आपको मना कर देगा। वो आपसे बोलेगा कि या तो आप 400 ग्राम लो या तो 600 ग्राम लो, मतलब जो भी लो आप क्या लेना है, आपको 200 ग्राम का इंटीग्रल मल्टीपल में लेना है। आप 200 लो, 400 लो, 600 लो, 800 लो, क्योंकि आप जो हो वो वेट से लेते हो, लेकिन बाकी कोई तो वेट से नहीं लेता है ना, बाकी तो आपका नंबर से लेगा। आपको आधा काट के देगा तो वो फिर कहां रखेगा, आधा बाकी किसको बेचेगा, तो वो आपको बोलेगा कि या तो 400 ग्राम लो या तो 600 ग्राम लो। तो इस तरीके से आपका जो टेनिस बॉल खरीदने का वेट है वो क्वांटाइज हो गया। आपको जब भी लेना 200 ग्राम के इंटीग्रल मल्टीपल में लेना है, दैट इज क्वांटाइजेशन। मतलब एक फिक्स क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल में लेना, दैट इज क्वांटाइजेशन। तो चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर एक बॉडी आपका चार्ज है, चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज कैसे होता है, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके पास जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 1000 करेगा, 10,000 करेगा। कभी भी वो 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 2, 3, 4। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए क्या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल हुआ। कैसे इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, कैसे पॉसिबल है? आपका ये चार्ज दे रखा है, Q = NE से इक्वेट कीजिए। E आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो आपका N कितना हो जाएगा? ये N आपका जो है वो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, यानी कि ये पॉसिबल है। लेकिन क्या 3 × 10⁻⁻19 पॉसिबल है? क्या 3 × 10⁻⁻19 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल है, आप देखो निकाल कर। 3 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपका 3/1.6 आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है, मतलब ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या 3 कूलम पॉसिबल है? तो यस, 3 कूलम पॉसिबल है। अब 3 कूलम कैसे पॉसिबल है, डिवाइड करके देखो। 3 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये -19 ऊपर चला जाएगा, तो फिर तो ये काफी बड़ा नंबर हो गया ना, और ये 1.6 नीचे छोटा सा नंबर है, ठीक है। तो ये तो 16 के टेबल में आपका 1.6 एक और जो पॉइंट हटाओगे तो आपका ऊपर 20 हो जाएगा। तो 16 के टेबल में कभी ना कभी कोई 100 का मल्टीपल आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, ये एक परफेक्ट इंटीजर आएगा। सो 3 कूलम इज पॉसिबल, लेकिन आपका 3 × 10⁻⁻19 कूलम नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीजर नहीं आएगा। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है आपका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखिए मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब मास कैसे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? आप तो बोलोगे मास फिक्स रहता है। बिल्कुल मास फिक्स रहता है क्लासिकल फिजिक्स तक के लिए, 11th के लिए, ठीक है। आइंस्टीन ने बताया था कि मास जो है वो वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। अब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि आप 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो तो आपका मास चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इतना से कम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। बेसिकली मास का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा है, m = m0। m0 is your original mass √1 - v² / c²। ये c is the speed of light।
अब अगर आप भाग रहे हो तो आपका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इज लाइक 15 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे ही कुछ स्पीड हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर आप मान लेते हैं कि बहुत तेज भाग रहे हो, आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड तक हो गई, फिर भी 20 मीटर पर सेकंड, और लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप डिवाइड करोगे तो ये नियरली 0 आएगा, v²/c² नियरली 0 आएगा, यानी फाइनली 1 रहेगा। मतलब आपके दौड़ने से मास में कोई खास वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल बहुत ही तेज स्पीड से जा रहा है, वो लाइट के कंपेरेबल स्पीड से जा रहा है, तो उसका मास चेंज हो सकता है। तो बेसिकली मास इज ए वेरिएंस। मास जो है वो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज नहीं डिपेंड करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। चार्ज का कितना भी स्पीड का, मतलब एक पार्टिकल है उसका मास है कुछ एंड उसके पास चार्ज भी है, उसे आप नियरली लाइट के स्पीड से लेकर जाओ, 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लेकर जाओ, ठीक है, उसका मास वेरी कर जाएगा बट चार्ज सेम रहेगा। दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है ये। देखिए, अगर आपके पास कोई बॉडी है ऐसा और उसको आपने एक चार्ज दिया +Q1, दूसरा चार्ज दिया +Q2, तीसरा चार्ज दिया -Q3, नेगेटिव चार्ज भी दिया एक, और एक चार्ज दिया +Q4, तो जो इसका नेट चार्ज होगा ये सिंपली इन सब का अलजेब्रिक सम विथ साइन हो जाएगा। मतलब Q नेट जो होगा वो Q1 + Q2 प्लस -Q3, क्योंकि Q3 नेगेटिव है, +Q4, यानी कि Q1 + Q2 -Q3 + Q4 ये हो जाएगा। सो ये है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखिए, एक बॉडी के पास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जब बता रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के पास चार्ज कैसे आता है, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है, बट इलेक्ट्रॉन हैज मास। तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास मास है। समझिए कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों था। सिंगल +1.6 × 10⁻19 कूलम स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। तो उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक प्रोटॉन बचा, तो उसका मास तो होगा एक प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। और सपोज करते हैं कि एक बॉडी सिंपली सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास मास होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बॉडी के पास मास हो सकता है विदाउट चार्ज। जैसे ये पेन, इस पेन के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मास है। आप कोई भी चीज एग्जांपल ले सकते हो, मैक्सिमम चीजें आपके पास, आप जो यूज कर रहे हो, जो मतलब आपका बॉल हो गया, बैट हो गया, ये सब क्या है आपका अनचार्ज बॉडी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है बट मास है। तो मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। और इसके अलावा एक और चीज आपका, अगर एक बॉडी दे रखा है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है m, एक बॉडी है जिसका मास है m, बॉडी A जिसका मास है m, ठीक है। आपने इस A बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इसका मास, और आपने A बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, तो इसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा, वो m1 हो जाएगा और m1 m से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब बॉडी A को नेगेटिवली चार्ज किया, ये बॉडी A ही हमारा, बॉडी A को जब आपने नेगेटिवली चार्ज किया तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, और जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास तो होता है, तो इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर आपने बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो उससे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो क्या होगा आपका, आपने उसको पॉजिटिवली चार्ज किया, यानी आपने उससे कुछ इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है, तो वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो मास होगा, नया मास, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा 1 मार्कर के लिए
कि अगर हम एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ जाता है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास घट जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया। अब आते हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर है मेनली वो यहां से स्टार्ट होता है। पहले जो भी चीजें पढ़ाया वहां से 1 मार्कर कुछ पूछा जा सकता है, मेनली चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए कूलम्स लॉ है क्या। कूलम्स लॉ इज लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। कूलम्स लॉ इज लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कुछ वैसा ही कूलम्स लॉ है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता था, मैं जस्ट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको रिपीट कर रहा हूं थोड़ा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। कुछ ऐसा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम्स लॉ भी कुछ ऐसा ही है, बस ये मास की जगह चार्ज आ जाएगा। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो आप देख सकते हो ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बस प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों में डिफरेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट होता है। थोड़ा उससे हम डिस्कस करते हैं। पहला चीज स्टेटमेंट क्या कहता है कि दो चार्जेस Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, दो चार्जेस हमारे Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब कि Q1 Q2, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट इस केस में होता है K। ये K बेसिकली 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या चीज है मैं सारा चीज बता रहा हूं, बट वो कांस्टेंट होता है आपका K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल K भी लिख सकते हो, कैपिटल K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कुछ बुक स्मॉल K भी बोलते हैं, हम तो कैपिटल K लेके चलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैपिटल K है उसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां तक तो ठीक था, मतलब 4 पाई है, 4 है, पाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। पहला चीज तो आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देख लो। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये होता है। यूनिट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और अगर आप इसे K की वैल्यू की बात करते हो, K की वैल्यू की बात करते हो जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट यहां पे पुट करोगे तो पुट करने के बाद आता है ये 9 इंटू 10⁻9। इसके भी यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। अभी हम इसके यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट क्या होगा इसका? देखिए, जो फोर्स है आपका, जो फोर्स है वो है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। K का यूनिट आपको निकालना है, तो K का यूनिट क्या होगा? K इज F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई Q1 Q2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये इसका K का यूनिट हुआ। एंड K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो यूनिट से मतलब है, 4 पाई इज ए कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट K के रिवर्स है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो वैल्यूज क्या होंगे, वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज क्या होगा। अभी हमने देखा किसका वैल्यू, के का वैल्यू देखा, कितना था के का वैल्यू, 9 इंटू 10⁹9। तो यूनिट क्या है आपका 9 इंटू 10⁹9, के विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना होगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का होगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया विथ यूनिट, ये दोनों का वैल्यू हो गया। सो इस पे बेस्ड आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा होमवर्क के लिए, आप ट्राई कर सकते हो, अगले लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। सो देखिए क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है के का एंड एप्सिलॉन नॉट का। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एमएलटी फॉर्मूला, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कैपिटल के जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। कैपिटल के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। सो देखिए अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी बोल रहे हैं। तो परमिटिविटी क्या चीज होती है, हम इसे समझते हैं परमिटिविटी क्या चीज होती है। एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू समझ लिया और क्या मतलब होता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिए दो चार्ज Q1 और Q2, इन दो चार्जेस के बीच में अगर मैं बोलता हूं कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ठीक है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इनके डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है, अगर पास लाएंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, दूर ले जाएंगे तो फोर्स कम होगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना, F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसके अलावा मीडियम पे भी डिपेंड करता है, आप इसे एयर में रखे हो, वाटर में रखे हो या कहीं और रखे हो, ये चीज आपको परमिटिविटी बताता है। तो परमिटिविटी बेसिकली मीडियम का जो फैक्टर है उसके लिए है, मतलब कांस्टेंट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो मीडियम के लिए है। बट एप्सिलॉन नॉट का तो मैंने आपको फिक्स वैल्यू दिया है, जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का दिया है, जो फिक्स वैल्यू दिया है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या परमिटिविटी ऑफ एयर। वाटर की परमिटिविटी कुछ और होगी, है ना। जो परमिटिविटी का वैल्यू मैंने आपको दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो परमिटिविटी का वैल्यू दिया है, और जहां से के हमारा जो है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आता है, ये कैपिटल के है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपका 9 इंटू 10⁻9 आ रहा है, ये आपका एयर या वैक्यूम के लिए है। अगर आप वाटर की बात करते हो तो चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा अभी हम देखेंगे। बट व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी सिंपल हम डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्ज टू अलाउ इट्स इफेक्ट टू फ्लो थ्रू इट। मतलब एक मीडियम से चार्ज का इफेक्ट, एक चार्ज का फोर्स जो इफेक्ट जो दूसरे चार्ज पर लग रहा है और दूसरे चार्ज का जो पहले चार्ज पर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक इफेक्ट के थ्रू लगाते हैं, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डिस्कस करेंगे। बट ये इफेक्ट पहले चार्ज का जो इफेक्ट है वो दूसरे चार्ज पे लग रहा है, दूसरे चार्ज का पहले चार्ज पे लग रहा है, वो इफेक्ट जिस मीडियम से फ्लो करके जा रहा है वो मीडियम किस हद तक उसे अलाउ करता है, किस हद तक उसे जाने देता है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्ज टू अलाउ इट्स इफेक्ट टू फ्लो थ्रू इट। आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी जो है आपका अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, तो किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से इंडिकेट करते हैं,
या इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है, इसे भी हम के से इंडिकेट करते हैं। तो हम एक सिंबल बना लेते हैं। जो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे हम यूजुअली एप्सिलॉन आर लिखेंगे। अगर कहीं के लिखते हैं तो उसे स्मॉल के लिखेंगे, और कैपिटल के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो नाम ही है रिलेटिव परमिटिविटी। समझिएगा, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी चीज का परमिटिविटी, किसी मीडियम का परमिटिविटी किसी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? किसका परमिटिविटी का वैल्यू आपको पता है तो एयर या वैक्यूम जो भी है उसका परमिटिविटी का वैल्यू पता है आपको। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है आपका। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं परमिटिविटी F, फोर्स एयर में दो चार्जेस के बीच में, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स जो है, इनके बीच में फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि कैपिटल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स है इनके बीच में। आप इसे उठाकर वाटर में डाल दो, पूरे सिस्टम को उठाकर वाटर में डाल दो, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। जो नया फोर्स होगा वो होगा Fm, और Fm जो होगा मतलब सेम डिस्टेंस पे आपने पूरे सिस्टम को उठाकर एज इट इज सेम वाटर में डाल दिया, मतलब सिस्टम को सेम डिस्टेंस पे रखा, r डिस्टेंस पे रखा, बस इनके बीच में पहले एयर था, अब वाटर आ चुका है इनके बीच में। ठीक है, तो जो परमिटिविटी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी इज अ परमिशन। अब यहां पे एयर था तो कुछ और परमिशन देगा, वाटर आ गया तो कुछ और परमिशन देगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, और इसका वैल्यू अलग होगा, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इस पे। ये आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। दो चार्जेस हैं, मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूं। ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर केप्ट इन एयर एट अ डिस्टेंस r एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। दे आर इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, वाटर जैसे कि हमने ले लिया था अभी। ठीक है, फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो उनमें फोर्स अलग होगा, मैंने आपको बता दिया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में आप उसका आंसर दीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सो देखिए, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R है, इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपने क्या किया? मीडियम में डाला, मीडियम में, इन मीडियम। तो मीडियम के अंदर जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम चीज को आपने मीडियम में डाल दिया, मतलब सेम चीज को उठाया और यहां पे मीडियम डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया बीच में। इनके डिस्टेंस r ही है, बट आपने यहां पे कोई लिक्विड डाल दिया, ये कोई लिक्विड डाल दिया, डिस्टेंस इनके बीच में आ रही है। तो ये एप्सिलॉन m का वैल्यू क्या होगा? एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है, अभी हमने देखा एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से आप एप्सिलॉन m का वैल्यू निकाल लो, कितना होगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसमें पुट कर दो, तो आपका जो Fm है वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m का वैल्यू पुट करेंगे K इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये देखिएगा, इसमें मैं K को बाहर कर दे रहा हूं, 1/K को बाहर कर दे रहा हूं, तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 से F का वैल्यू दिया हुआ है। तो Fm जो है वो
f बाई के हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। fm जो है वो f बाई के हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आप 1 पहले वो कंडक्शन वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्सेस वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। 2 चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अभी। सो आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं और मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमें F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। यहां पे आपका जो Q1 Q2 है, K Q1 Q2, ये आप फोर्स जो है वो y एक्सिस में लेंगे, आप फोर्स y एक्सिस में लेंगे, 1 बाई आर स्क्वायर x एक्सिस में लेंगे, और K Q1 Q2 जो है वो स्लोप का काम करेगा। ये y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, मतलब बेसिक बता रहा हूं। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप कितना होगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप कितना होगा, m कितना होगा, m इज द स्लोप, कितना होगा K Q1 Q2, मतलब K इंटू यानी 9 इंटू 10⁹ और 2 चार्जेस का प्रोडक्ट K Q1 Q2। सो ग्राफ को बनाते हैं हम, आप इसे नोट कर लीजिए और ग्राफ को हम बनाते हैं। ग्राफ आपका है दो चार्जेस के बीच में बनाना है। तो देखते हैं 2 चार्जेस आपका क्या क्या है। एक है आपका 1 और 2 कूलम और दूसरा है 1 और -3 कूलम। तो 1 और 2 कूलम यानी Q1 Q2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 1 और -3 कूलम यानी Q1 Q2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। इधर हमारा फोर्स हो गया और इधर हमारा 1 बाई आर स्क्वायर हो गया। सो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें Q1 Q2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये इधर बनेगा। ये किसके लिए बना है, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के लिए, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राफ का स्लोप हमने देखा, अभी अभी निकाला। स्लोप क्या था आपका, K Q1 Q2, ये स्लोप था। ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा आपका K Q1 Q2 था। और दूसरे का क्या होगा, 1 और -3 है। तो 1 और -3, एक तो उसका नंबर ज्यादा होगा, 1 और 2 मतलब 2 हो गया, -12 और K के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। खैर वो चीज हम नहीं देख रहे हैं, बट 1 और -3 तो नंबर थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका जो एंगल θ1 है और इसका एंगल होगा θ2, वो बड़ा होगा और नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये किसके लिए है, 1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के लिए। ये 1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के लिए है। एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है। आपको पता होगा स्लोप tan थीटा होता है और tan थीटा आपका K Q1 Q2 के बराबर है। सो आप इसे नोट कर सकते हो। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, अगर यही पूछा होता आपसे, ग्राफ F और R के बीच में पूछा होता, हमने जो ग्राफ देखा वो F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में देखा। अगर यही ग्राफ आपको F और R के बीच में पूछा होता, F एंड R के बीच में पूछा होता, खैर इसको तो मतलब सेम क्वेश्चन को बनाने दिक्कत होगा, बस नेचर ऑफ ग्राफ आप समझिएगा कैसा होगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। पहले क्या था, पहले वाले केस में क्या था, जब आप F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में बता रहे थे, तो 1 बाई आर स्क्वायर आपका x था, 1 बाई आर स्क्वायर आपका x था। तो आपने F इज इक्वल टू K Q1 Q2 को अलग कर दिया था और 1 बाई आर स्क्वायर को अलग कर दिया था। ये पूरा 1 बाई आर स्क्वायर x हो गया था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx बन गया था, है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन बना था, स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप था tan थीटा, वो था आपका K Q1 Q2। लेकिन इस केस में क्या है, आपका R जो है वो नीचे है, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइपरबोला बनेगा।
हाइपरबोला। हाइपरबोला एक जनरल ट्रेंड आप याद रखिएगा, y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर n। n कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, आई रिपीट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, तो ग्राफ हमेशा हाइपरबोला बनेगा, y और x। ठीक है, सो ये रहा हमारा, कंप्लीट करते हैं इसे, आप नोट डाउन कर लीजिए पहले से, नोट डाउन करना चाहते हो तो। एंड ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।